नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से प्रधान शिक्षक से संबंधित जो साइंस और मैथमेटिक्स से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो यह एक जांच के तौर पे यानी कि टेस्ट के रूप में होगा। आप भी इसे अनुमान लगा करके अपना आकलन जरूर करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ किया जाए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न है कि CaCO3 है, यानी कि CaCO3 किसका सूत्र है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए पानी, बी संगमरमर, सी हवा और डी गैस है। तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है और यह संगमरमर का सूत्र होता है। उसके बाद यदि पानी का सूत्र पूछा जाए, केमिकल फॉर्मूला, तो H2O होता है। उसके बाद हवा, तो हवा में आप कुछ भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और गैस में भी यही होगा। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है कि पोषण के प्रकार है। यहाँ पे को मिस हुआ है, पोषण के प्रकार है। पोषण के कितने प्रकार, यह बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो पोषण के कितने प्रकार हैं पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है A2, B3, C4 और डी है 5। तो पोषण के 2 प्रकार है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कि एक होता है पहला नंबर में पर पोषण और दूसरा है स्वपोषण। तीसरा नंबर प्रश्न आँख में होता है, यानी कि आँख में किस प्रकार का लेंस होता है, कौन सा लेंस का ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन है अवतल, बी है उत्तल, सी है दोनों और डी है नन, यानी कोई नहीं। तो आँख में उत्तल लेंस होता है, यानी कि इस प्रकार से इसकी आकृति होती है उत्तल लेंस की। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न तरंग दैर्घ्य का संकेत है, यानी कि तरंग दैर्घ्य जिसे अंग्रेजी में वेवलेंथ कहा जाता है। तो आप तरंग दैर्घ्य की परिभाषा से स्पष्ट रूप कर सकते हैं कि 2 समान गर्त या 2 समान शीर्षों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है बीटा, बी में है गामा, सी में है एंगस्ट्रम और डी में है थीटा। तो तरंग दैर्घ्य का संकेत यानी कि संकेताक्षर लेम्डा होता है, यानी इसे इस प्रकार से सूचित किया जाता है। ग्रीक शब्द है लेम्डा। 5वां नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ किसका होता है, यह पूछा गया है। ऑप्शन दिया है लाल रंग, बैंगनी, हरा और नीला। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ लाल रंग का होता है, जिसका लगभग तरंग दैर्घ्य 700 एंगस्ट्रम के समतुल्य होता है। 6ठा नंबर प्रश्न पे हम लोग हैं। श्वेत प्रकाश बना होता है। 6 नंबर प्रश्न है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश है वह किन किन प्रकाशों से मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन है 7 रंगों का, 3 रंगों का, यानी कि अनेक रंगों का। तो मुख्य रूप से 7 रंगों का ही श्वेत प्रकाश बना होता है, जिसमें हम लोग 7 रंग को इस प्रकार से समझेंगे। बै जा नीह पी नाला, यानी बै से हो गया बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इस प्रकार से 7 वर्ण इसमें होता है, जो कि श्वेत प्रकाश का मिश्रण है। उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न वर्णपट क्या है, जिसे अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो वर्णपट इसमें ऑप्शन दिया है एक रंगीन पट्टी है, बी है श्वेत वर्ण है, कोई नहीं। तो वर्णपट एक प्रकार की रंगीन पट्टी होती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, यानी कि वर्णपट ही कहा जाता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म की सहायता से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त होता है, उसे ही वर्णपट कहेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है कि 7 से कम, यानी कि pH मान यदि 7 से कम हो तो क्या होता है। तो यह अम्लीय होगा, या तो फिर क्षारीय होगा, या उदासीन होगा। तो 7 से कम होने पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर pH मान वह क्षारीय होता है। और यदि 7 के बराबर हो, 7 के इक्वल हो, तो उसका यानी कि उस विलयन का pH मान उदासीन हो जाता है। 9वां नंबर प्रश्न 9 नंबर में है कुल तत्वों की संख्या है। तो फिलहाल कुल तत्वों की संख्या कितनी है यह पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है 110,
बी है 111, सी है 90 और डी है 22। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो कुल तत्वों की संख्या, कुल एलिमेंट्स की संख्या 111 हो चुकी है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसमें धातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु, अधातु और उपधातु तीनों इसमें मिला हुआ है। 10 नंबर प्रश्न है, तत्वों को सजाया गया है, यानी तत्वों को किस प्रकार से सजाया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो परमाणु संख्या ए है, बी है परमाणु भार और सी है दोनों। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु भार के आधार पर तत्व को सजाया गया था, लेकिन यदि आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा की जाए तो वह परमाणु संख्या के आधार पर ही सजाया गया है। 11 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पेड़ पौधे पोषण की क्रिया करता है, किस प्रकार की क्रिया करता है? स्व पोषण है या तो फिर पर पोषण है या फिर दोनों है, ऑप्शन है। तो पेड़ पौधे स्व पोषण की क्रिया करता है, यानी कि वह अपना भोजन न्यूट्रिशन की क्रिया के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए उसे स्व पोषण से ही करता है। 12 नंबर प्रश्न है, पौधे के आवश्यक हार्मोन की संख्या है, यानी कि पौधे में जो आवश्यक हार्मोन है उसकी संख्या पूछी गई है। तो यह 5 है, जिसकी सहायता से पौधों के पत्तों में वृद्धि या तो फिर फल पकने में सहायक इत्यादि इस प्रकार से उसके तना में वृद्धि, पत्तियों को मुरझाने से बचाने में जो हार्मोन्स की आवश्यकता है सभी मिला करके इस प्रकार से 5 हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। 13 नंबर प्रश्न है कि जनन के कितने प्रकार हैं? रिप्रोडक्शन के टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो जनन के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन दिया है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो जनन के 2 प्रकार हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा है लैंगिक जनन। 14 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु पाया जाता है। शुक्राणु के स्पर्म के बारे में पूछा जा रहा है, किस में पाया जाता है? नर में या तो फिर नारी में या दोनों में या किसी में नहीं। तो शुक्राणु नर में पाया जाता है और नारी में अंडाणु पाया जाता है, अंडाणु। उसके बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। 15 नंबर प्रश्न से यह मैथमेटिक्स प्रारंभ होता है, जो कि जो प्रधान शिक्षक है इस प्रकार की प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। 15 नंबर प्रश्न में परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या क्या है? तो आप परिभाषा से इसको स्पष्ट करते हैं कि वैसी परिमेय संख्या, यानी कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखी जाती है वह परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखी जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √3 यहाँ पे है, रूट में है तो यह अपरिमेय है, √5 है अपरिमेय है, √4 है। तो √4 में यदि इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 आता है, जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं 2/1। तो यह ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 16 नंबर प्रश्न है, सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य की परिभाषा हम लोग समझते हैं, इससे क्लियरेंस हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसका लोसो 1 हो, नहीं जिसका मोसो 1 हो तो वह सह अभाज्य संख्या होती है। तो 2, 4 का यदि मोसो निकालेंगे तो इसका 2 होगा, 6, 8 का निकालेंगे तो इसका भी 2 होगा मोसो, यानी कि HCF। और यदि 3 और 4 का निकालेंगे तो इसका HCF यानी कि मोसो 1 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। 17 नंबर प्रश्न है कि शांत दशमलव प्रसार है। शांत और अशांत की बात कही जा रही है। इससे यदि 25 से 5 में भाग देंगे तो यह पूर्णतः कट जाए तो उसे शांत कहेंगे, और यदि नहीं कटे वह इन्फिनिटिव की ओर बढ़ता जाए तो उसे अशांत कहेंगे। तो इसका एक प्रोसेस है, नीचे में यदि p/2m गुना 5n के रूप का हो, या तो फिर 2m हो, या तो फिर 5n हो सिर्फ, तो ऐसी स्थिति में यह शांत संख्या, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो इसको देख लेते हैं। 5/25 है, तो यदि कटाते हैं तो 1/5 हो जाता है। तो 5 तो आता है 5/1, तो ऑप्शन नंबर ए ही लगता है, यानी कि निश्चित रूप से शांत दशमलव प्रसार। उसके बाद इधर 6 का आदि खंड करेंगे, 3 और 2, तो 2 तो आता है लेकिन 3 अतिरिक्त है, फिर 27 का करेंगे तो 3/3 होता है,
अतः ऑप्शन नंबर ए ही सही है, शांत दशमलव प्रसार है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर सामान्य सूत्र है, इसे पूछा जा रहा है अलजेब्रा का। तो इसमें a और b दो ऑप्शन है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्पष्ट है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 19 नंबर प्रश्न, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है। आप याद कीजिए द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परिमेय, बी है विवेचक और सी है सम संख्या। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनांट, इसे विविक्त कर भी कह सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, यह कंडीशन से संबंधित है, विवेचक का ही। तो मूल क्या होगा? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है, और वास्तविक और असमान के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो वास्तविक और असमान होगा। और इसका एक तीसरा कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा ऐसी स्थिति में उस द्विघात समीकरण का। 21 नंबर प्रश्न, a/d या दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न है। a/d इक्वल टू b/e इक्वल टू c/f तो समीकरण का हल है। तो ऐसी स्थिति में क्या हल होगा यह पूछा जा रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन एक हल, बी अनेक हल, सी कोई हल नहीं। तो यह यदि तीनों बराबर हो तो यह अनेक हल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 नंबर प्रश्न में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी है 0 और डी है नन। तो क्लियर है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 23 नंबर प्रश्न, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यह त्रिकोणोमेट्री से संबंधित प्रश्न है, त्रिकोणमिति से। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इसका भी 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 24, 2, 4, 6, 8 है, यानी कि ऑप्शन पे ही हम लोग इसको ढूंढेंगे कि यह समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी है। तो इसका देखिए जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि सार्वंतर पदांतर 2 का जा रहा है। 4 में से 2 घटाइए 2, 6 में से 4 घटाइए 2, 8 में से 6 घटाइए 2, तो यह निश्चित रूप से समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 25 नंबर प्रश्न कि मूल बिंदु का नियामक होता है, यानी कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही, यानी कि 0, 0 होता है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न इसके बाद हम लोग चले आए हैं 26 नंबर में 2, 4 या नियामक है, फिर 4, 2 का मध्य बिंदु का, जैसे आप लाइन खींचेंगे, इधर लिखेंगे ए और इधर बी, और इसका नियामक 2, 4 है। उसके बाद इसका 4, 2 है और इसका मध्य बिंदु का निकालेंगे तो आप एक सूत्र समझ ही रहे हैं कि x1 प्लस x2/2 मध्य बिंदु का और y1 प्लस y2/2 होता है। तो ऐसी स्थिति में 4, 2, 6, 3 भाग देना है, तो यानी 3, 3, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न, भुज और कोटि क्या है? तो x अक्ष को भुज कहेंगे और y अक्ष को कोटि, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 नंबर प्रश्न जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है, प्रथम पाद का चिन्ह है, यानी कि इस प्रकार से यदि आप बनाएंगे x, x डैश, y, y डैश भुज कोटि को, तो इसे प्रथम पाद, इसे सेकंड पार्ट यानी कि थर्ड, इसके बाद इसे थर्ड और इसे फोर्थ कहेंगे। तो इसका जो चिन्ह है वह प्लस प्लस ही होता है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो की मदद से हम लोग कुल 28 प्रश्नों का अध्ययन किए, और इसी प्रकार के प्रश्न सामान्य रूप से प्रधान शिक्षक में पूछने की संभावनाएं बनती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।